नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MPFI के बारे में, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। ये है लेक्चर नंबर 22। इससे पहले लेक्चर 21 हो चुके हैं और रिसेंट लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल कार्बोरेटर के टाइप्स के बारे में और उसकी लिमिटेशंस के बारे में। और लिमिटेशंस में हमने जाना था कि सिंपल कार्बोरेटर आइडलिंग स्पीड पे, सिंपल कार्बोरेटर सडन एक्सेलरेशन पे या फिर हायर स्पीड पे अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। आइडलिंग स्पीड पे रीच रेशियो चाहिए, सडन एक्सेलरेशन पे भी रीच रेशियो चाहिए, वहां पर वो रीच रेशियो नहीं प्रोवाइड कर सकता है। एंड हायर स्पीड पे रीच मिक्सचर प्रोवाइड कर रहा है मगर वहां पर चाहिए नहीं। सो ड्यू टू दैट रीजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की नीड बनी कि अच्छी तरीके से एयर फ्यूल रेशियो को पहुंचाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए। और उसी सिस्टम का आंसर मिला हमें MPFI के तौर पे, जो रिसेंट डेज में भी यूज हो रहा है। इसको हम जानेंगे इसी लेक्चर में, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिन लोगों ने भी मेरा पहले इंट्रोडक्शन जान लिया है, मुझे जानते हैं, वो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को स्किप कर दे। मेरा नाम है जयवीर शाह। आई एम हैविंग 10 years of teaching experience as an assistant professor in Vidyadhar Institute of Engineering, which is affiliated by GTU, AICT and UGC. My qualifications are BE Mechanical with 9.47 CPI, and under my bachelor's, during my bachelor's, I got 3 times 10 out of 10 SPI. Then Masters in Automobile with 9.12 CPI, then PGD IPR, Post Graduation Diploma in Intellectual Property Right with 9.12 CPI and top in Gujarat. Also, as an working as a practitioner as an Indian patent agent. My patent agent number is 3339 and currently pursuing PhD. So this is my basic introduction or brief introduction about myself, and let's discuss about the MPFI point. ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी स्टूडेंट्स जो 7th सेमेस्टर मैकेनिकल GTU में पढ़ रहे हैं, उनके IC इंजन के सिलेबस में से ये टॉपिक उठाया गया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं MPFI के बारे में और MPFI को समझते हैं। और MPFI को पहले हम ड्रॉ करते हैं। समझने के लिए हमें कोई भी चीज को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ इट आउट सो दैट वी कैन थिंक इट इन अ बेटर मैनर। तो यहां पर मैंने क्या बनाया होगा, क्या लग रहा है आपको? MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो है इंजन, इंजन इटसेल्फ, करेक्ट। सो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि इंजन हमने बनाया है। परफेक्ट, सेंटर पे लेके आता हूं। ओके, तो ये मैंने इंजन बना दिया। अब इंजन में हमें इनपुट्स थोड़े से देने हैं। देखिए, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक्चुअली करता क्या है? एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करता है और इसका कोई फंक्शन भी नहीं है। मगर किस तरीके से, उसको समझिएगा। एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन कर रहा है, यानी इंजन में एक्चुअली आता क्या है? एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। वो दोनों का मिक्सचर कहां से आता है? इनटेक मैनिफोल्ड से आता है। तो वो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। उसके लिए मुझे लाइंस बनानी पड़ेगी। ये मैंने ली एक लाइन, प्रिसाइज करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने ली दूसरी लाइन। परफेक्ट, ये मैंने ऊपर ले लिया थोड़ा सा। और यहाँ ओके ओके ओके, सॉरी। एंड दूसरी लाइन को भी ऊपर ले लेता हूँ। ओके, अब ये कहां से आ रहा है? तो हमें इनटेक मनीफोल्ड यानी कि एयर फ्यूल का रेशियो कहां से आ रहा है, अगर हम ऐसा जानना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कार्बोरेटर में से आ रहा है। एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम द थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व से आ रहा है, ये कार्बोरेटर से आ रहा है। तो वी कैन प्रोवाइड इट हियर। उसको हम यहां पर बना देते हैं थ्रोटल वाल्व जैसा सिस्टम, जहां से एयर फ्यूल रेशियो प्रोवाइड किया जाता है।
ओके, तो मैं यहां पर एक थ्रोटल वाल्व रख रहा हूं। चलिए वाल्व को एक बना देते हैं। थ्रोटल वाल्व के लिए कौन सा सिंबल लेंगे? एक लाइन ही बना देते हैं। चलिए, डार्क ब्लू थ्रोटल वाल्व, ये बन गया। पॉइंट, पॉइंट एंड पॉइंट, ये हमारा थ्रोटल वाल्व बन गया। थ्रोटल वाल्व क्या दे रहा है हमें? एयर को जाने की जगह दे रहा है, एयर एंड फ्यूल को। तो एयर तो यहां से आ रहा है, ये समझिएगा। ये मैंने डाल दिया इसमें एयर। ये क्या है? एयर। एयर तो यहां से आ रहा है, साथ में हमें चाहिए फ्यूल। अब फ्यूल के बारे में समझना है, मेन पर्पस यही है। यहां से ही सारी स्टोरी स्टार्ट होती है, यहां से ही सारी स्टोरी एंड होती है। सो दिस इज अवर फ्यूल। ये हम समझ लीजिए कि फ्यूल का एक इंजेक्टर है, ये ऐसा समझना है। पेट्रोल ही है मगर फ्यूल के लिए इंजेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मल्टी पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सिलेंडर्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने एक सिलेंडर के लिए बता रहा हूं, वैसे ही इसी सीरीज में वन बाय वन बहुत सारे सिलेंडर्स भी रह सकते हैं, और सभी सिलेंडर में एक ही साथ में एक ही तरीके का यानी एक ही रेशियो का एयर फ्यूल मिक्सचर बनेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द MPA5 सिस्टम। ओके, और ये जो इंजेक्टर है, दिस इज आवर इंजेक्टर। इंजेक्टर को कितना फ्यूल देना है उसके लिए ही पूरी सिस्टम बनाई गई है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इंजेक्टर को कितना फ्यूल देना है उसके लिए ही पूरी सिस्टम बनाई गई है। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, चलिए आप इसको कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, ECU लगाना पड़ेगा। लगा देते हैं। इसका नामकरण भी कर देते हैं। दिस इज ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट। ये करेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग यूनिट इतना छोटा सा काम करेगा कि इंजेक्टर को कितना फ्यूल देना है यानी कितना फ्यूल डालना है वो बताएगा। क्या बताएगा? इंजेक्टर को कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है वो बताएगा। ओके, तो इसमें हम डायरेक्शन भी दे देते हैं, यानी यहां से ये डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगी, ये डायरेक्शन इंजेक्टर के पास जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट। मगर कैसे कैसे इंजेक्टर को पता चलेगा कि अभी मुझे ज्यादा फ्लो देना है यानी ज्यादा फ्यूल देना है, अभी मुझे कम फ्यूल देना है? वो किस तरीके से पता चलेगा? तो उसके लिए बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। जिस जो सेंसर्स के डेटा होते हैं वो सारे ECU को भेजे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ठंडी का मौसम है, कोल्ड का सीजन है, तो कोल्ड स्टार्टिंग के लिए दो सेंसर्स लिए जाएंगे। कोल्ड स्टार्टिंग पता कैसे चलेगा? ठंडी का मौसम में पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहला जो सेंसर यूज होता है वो सेंसर का नाम है एयर टेम्परेचर सेंसर। तो एयर टेम्परेचर सेंसर जो है वो सेंस करेगा एयर के टेम्परेचर को, और वो एयर का टेम्परेचर किसको भेजेगा? वो भेजेगा ECU को। चलिए उसके बारे में भी एक लाइन बना लेते हैं। तो ये भाई साहब ने एयर टेम्परेचर सेंसर ने टेम्परेचर सेंस किया, और टेम्परेचर सेंस करके किसको भेज दिया? ECU को भेज दिया। अब ECU को पता है कि मौसम का हालचाल क्या है, यानी कि मौसम ठंडा ठंडा है या गर्म है, उसको पता चल गया। तब वो करेगा क्या? अगर टेम्परेचर कम हुआ, सपोज हमने सेट किया है ECU में कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अगर टेम्परेचर हो तो रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना है या फिर लीन मिक्सचर प्रोवाइड करना है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो वहां पर प्रॉपरली एक प्रोग्राम फिट किया जाता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना है। तो एयर टेम्परेचर सेंसर जो पर्टिकुलरली कोल्ड स्टार्टिंग को इजी करने के लिए रखा गया है। वैसे ही अगर इंजन है तो इंजन के अंदर से कूलिंग वाटर इन होगा
एंड कूलिंग वाटर आउट होगा। समझिएगा मेरी बात, कूलिंग वाटर इन होगा एंड कूलिंग वाटर आउट होगा। तो कूलिंग वाटर करता क्या है एक्चुअली? कूलिंग वाटर इंजन को ठंडा करता है। तो क्या करेगा ECU, क्या करेगा, जब उसको सेंस मिलेगा, सेंसिंग मिलेगा कि कूलिंग वाटर जो है वो बहुत ठंडा हो चुका है, तो उसको वार्म अप करने के लिए वो रीच मिक्सचर को प्रोवाइड करेगा, यानी ज्यादा फ्यूल डालने के लिए इंजेक्टर को प्रिपेयर करेगा। तो दूसरा हमारा सेंसर आ गया, जिस सेंसर को हम क्या कहेंगे, यहां से हम डायरेक्शन दे देते हैं। ये डायरेक्शन किसकी है? कूलिंग वाटर इन एंड कूलिंग वाटर आउट। और इसमें से ही एक सेंसर लगा लेते हैं, इन और आउट की जगह पर कोई भी एक सेंसर लगा लीजिए आपको समझने के लिए कि यहां से भी सेंसर जा रहा है और वो सेंसर कहां पर दे रहा है अपनी इंस्ट्रक्शन, वो भी सेंसर जाके दे रहा है अपनी इंस्ट्रक्शंस ECU को। अब ये जो दोनों सेंसर हमने बात की, अभी अभी जो दोनों सेंसर पे हमने बात की, एक तो सेंसर था हमारा एयर टेम्परेचर का सेंसर, और दूसरा जो सेंसर था हमारा वो क्या था? कूलिंग वाटर का सेंसर। तो ये जो दोनों सेंसर है, एयर के टेम्परेचर का सेंसर एंड कूलिंग वाटर का सेंसर, ये दोनों कोल्ड स्टार्टिंग के लिए पर्टिकुलरली हमें मदद करते हैं। यानी कि इन दोनों सेंसर से हम कोल्ड स्टार्टिंग में किस तरीके से रीच मिक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में पता चलता है। अब दूसरा एक सेंसर आता है जो रिलेट करता है एग्जॉस्ट को। इंजन में अगर इनलेट हुआ, इनलेट कहां से होगा? ये इनलेट हो रहा है क्योंकि इसको इनटेक मैनिफोल्ड कहा जाता है, यहां से इनलेट हो रहा है किसका? एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। फिर क्या होता है इंजन में? सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस होती है। उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है? एग्जॉस्ट गैस। तो एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए यहां से एक एग्जॉस्ट भी रखा जाता है। तो ये हमने एग्जॉस्ट बना लिया। परफेक्ट। अब एग्जॉस्ट में हम क्या देखेंगे? एग्जॉस्ट में क्या देखना होता है सेंसर को? यहां से एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में देखा जाता है O2, ऑक्सीजन की मात्रा। यानी यहां से जो सेंसर रहेगा वो सेंसर क्या सेंस करके देगा? ऑक्सीजन की मात्रा। सो सेकंड सेंसर इज O2 सेंसर। थर्ड सेंसर, वैसे तो फर्स्ट सेंसर हमने बात कर लिया एयर के टेम्परेचर का सेंसर, दूसरा सेंसर हमने बात किया कूलिंग वाटर का सेंसर, एंड तीसरा सेंसर जो अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन सेंसर। और ऑक्सीजन भी कहां से? एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट में अगर ऑक्सीजन है तो उसका मीनिंग है कि फ्यूल को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन फ्यूल के पास अवेलेबल था। फ्यूल में हमें एयर क्यों मिक्स करवानी है? क्योंकि फ्यूल को हमें ऑक्सीजन देना है, क्योंकि कोई भी चीज को कंबशन करवाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर हमें एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन मिला, एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन हमें मिला, उसका मीनिंग होता है कि फ्यूल के पास उतना एयर है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर है कि अपना कंप्लीट कंबशन कर पाए। क्योंकि अल्टीमेट कोई भी इंजन की मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि फ्यूल वेस्ट न जाए, एग्जॉस्ट में से फ्यूल बाहर ऐसे ही ना आ जाए। So for that purpose ऑक्सीजन सेंसर इज प्रोवाइडेड। एंड ऑक्सीजन सेंसर अगर सेंस करता है कि भाई ऑक्सीजन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर वो कह दे, ऑक्सीजन सेंसर डिनोट करे कि यहां पर एयर नहीं आ रही है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो उसका मीनिंग हुआ कि वहां पर एयर कम पड़ रही है। जब तक एयर कम पड़ेगी तब तक के लिए ECU क्या करेगा? तब तक के लिए वो ज्यादा फ्यूल नहीं भेजेगा, कम फ्यूल भेजेगा। कम फ्यूल भेजेगा तो उतनी ही एयर में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए, यानी कि फ्यूल के पास सफिशिएंट एयर रहे, फ्यूल विथ सफिशिएंट एयर रहे, उसके लिए क्या सेंसर दिया जाता है? O2 सेंसर दिया जाता है। तो O2 सेंसर को हम
वापस इसको कनेक्ट करवा देते हैं। तो ये भी सिग्नल किसको दे रहा है, ये भी सिग्नल दे रहा है ECU को। इसके अलावा सारे जो भी सेंसर्स होते हैं वो सारे सेंसर्स लोड के लिए होते हैं, यानी कि इंजन पे 2 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, कुछ सामान रखा तो इंजन पे जितना भी लोड पड़ेगा उतना ही इंजन को ज्यादा रिच मिक्सचर चाहिए। तो वो कौन कौन से सेंसर प्रोवाइड करेंगे कि ज्यादा लोड पे हमें एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करना है। तो लोड के लिए कौन कौन से सेंसर होते हैं, नंबर 1 सेंसर यहां से लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। और वो भी सेंसर किसको सेंस, यानी वो भी सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर जो है वो सेंस करके ECU को भेजेगा, ताकि अगर गाड़ी पे लोड बढ़े या कम हो तो उसके हिसाब से एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन किया जा सके। So that is one. Another one is engine speed sensor. Engine speed sensor भी यहां से ही डायरेक्टली मिलेगा। इंजन की स्पीड के हिसाब से, यानी कि स्टार्टिंग का है या फिर कैसे एंडिंग का है, स्पीड सेंसर दिया जाएगा कि भाई स्पीड बढ़ रही है तो हमें रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना है या लीन करना है, स्पीड कम है तो हमें लीच, वैसे तो स्पीड कम है तो हमें रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना है, स्पीड ज्यादा है तो हमें लीन मिक्सचर प्रोवाइड करना है। अगर लोड बढ़ गया गाड़ी पे तो हमें इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर बढ़ाना है या फिर इनटेक मैनिफोल्ड के प्रेशर के हिसाब से हमें ज्यादा फ्यूल भेजना है। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें इंजन से बहुत सारे सेंसर को यूज करके सारे इनपुट्स मिलाकर किसको दिए जाते हैं, ECU को दिए जाते हैं। और ECU क्या करता है, उन सेंसर के हिसाब से एक प्रोग्राम के हिसाब से इंजेक्टर को कहता है कि हमें अभी कितना फ्यूल भेजना है, ताकि एयर फ्यूल रेशियो या तो रीच रह सके या तो लीन रह सके, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब ये तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सारे सेंसर्स के बारे में बता देंगे, यानी अच्छी तरीके से हमने वर्किंग को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं, ताकि हमारा MPFI टॉपिक अगर पूछा जाए GTU में तो हमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस में नंबर 1 एडवांटेज आप ये लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको कहा कि कोल्ड कंडीशन में कोल्ड स्टार्टिंग, ये एक तो एडवांटेज है ही, कोल्ड स्टार्टिंग में आपको इजी रहेगा, यानी इजी स्टार्टिंग इन कोल्ड वेदर कंडीशंस, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज सेम एयर फ्यूल रेशियो, मैंने आपको बात बात में बताया था कि भाई सेम एयर फ्यूल रेशियो इन ऑल सिलेंडर्स। अगर आपके पास मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर्स हैं, तो 4 सिलेंडर के अंदर सेम एयर फ्यूल रेशियो पहुंचाया जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। सेम एयर फ्यूल रेशियो इन ऑल सिलेंडर्स। इन केस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज रहेगा वो रहेगा कि यहां पर वेपर लॉक की समस्या नहीं रहेगी। एक्चुअली वेपर लॉक है क्या, ये समझ लीजिए कि फ्यूल जो होता है, अगर पेट्रोल हम यूज करते हैं जो हाईली वोलेटिल फ्यूल है, और वो वोलेटिल फ्यूल हो क्या जाता है, वो फ्यूल वेपर क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो फ्यूल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर गैस में कन्वर्ट हो गया और उसने एक सफिशिएंट प्रेशर बना लिया इन दी वैक्यूम स्पेस, यानी फ्यूल की टंकी है वहां पर भी अगर वहां पर भी अगर उसने गैस फॉर्म में आ गया और गैस फॉर्म में एक सफिशिएंट प्रेशर बना लिया, तो फिर वो फ्यूल को जाने नहीं देगा इनटेक मैनिफोल्ड से, जब तक वो प्रेशर हटेगा नहीं तब तक। इसीलिए कभी कभी अगर समर की सीजन में जनरली ये होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, समर में भी होता है और मॉनसून में भी होता है, अगर कभी कभी ऐसा लगे कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सिंपल इतना करना कि अपनी टंकी का जो, यानी
फ्यूल की टंकी है उसको ओपन कर देना ताकि वहां से वेपर बाहर निकल जाए, और आप जैसे ही टंकी को वापस बंद करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अगर वेपर लॉक का प्रॉब्लम है तो आप इससे समझ चुके होंगे कि वेपर लॉक एक्चुअली एग्जिस्ट क्या, यानी वेपर लॉक से हम क्या बात कर रहे हैं। तो वेपर लॉक की समस्या एमपीएफआई में नहीं रहेगी, क्योंकि हम हायर, ये जो इंजेक्टर है ना, वो इंजेक्टर एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी पंप के साथ कनेक्टेड होता है, इसके साथ एक पंप होता है, और वो पंप इंजेक्टर को हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल प्रोवाइड करता है ताकि वो एटोमाइज हो जाए। और एटोमाइज फ्यूल जो है, एटोमाइज होना यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो एटोमाइज फ्यूल दिया जाता है किसके साथ, एयर के साथ भेजा जाता है, ताकि हम अच्छा एयर फ्यूल रेशियो बना पाए, एक्सेस फ्यूल ना भेजा जाए। ओके, सो वेपर लॉक की प्रॉब्लम यहां पर नहीं रहती है। और अगर हम बात करें तो एग्जॉस्ट एमिशन भी यहां पर कम होंगे। रिड्यूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने O2 सेंसर लगाया है। O2 सेंसर लगाने से होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में रहेगा ही। एक्चुअली यहां पर एग्जॉस्ट एमिशन कम रहेंगे, उस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि यहां पर होगा कि CO2 एग्जॉस्ट एमिशन ज्यादा रहेंगे, बट बाकी जो CO एमिशंस हैं वो कम रहेंगे। CO, HC, ये सारे एमिशंस इसमें कम हो जाएंगे। HC एमिशंस क्या है? हाइड्रोकार्बन एमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक्सेस फ्यूल रहा एग्जॉस्ट में, जो फ्यूल बाहर आ जाता है, हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स जो रहते हैं जो बाहर आ जाते हैं इंजन से, वो कम बाहर आएंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जनरेट होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर रहेगी, जिससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि मेजोरिटी केसेस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिक भी है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ही डेंजरस है, वो कम हो पाए। नॉक्स भी कम कर देगा, नॉक्स भी यहां पर कम होगा। नॉक्स का एक्चुअली जो रिलेशनशिप है वो है टेम्परेचर के साथ, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, जो कंबशन होता है, कंबशन होने से कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट होगा, उसके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है, तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर जनरेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। और डिसएडवांटेज में फर्स्ट डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, काफी पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रिपेयर नहीं किए जाते हैं, नॉट एबल टू रिपेयर, उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, और इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इनिशियल कॉस्ट भी हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, और हाई स्किल पर्सन चाहिए इसको समझने के लिए या इसको लगाने के लिए। So these are the disadvantages as far as MPFI system is concerned. I hope you get everything about MPFI system within this lecture. It is not everything but just a basic thing, but that is as much required for the basic level, means UG level के लिए इतना ही हमें समझना है, इसीलिए तो सारे लेवल डिफाइन किए गए हैं, यूजी, पीजी और साथ में पीएचडी। जब आप आगे पढ़ेंगे, पीजी करेंगे, तो इससे भी डेप्थ में आपको पता चलेगा कि एमपीएफआई और क्या क्या कर सकता है, या अभी कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ईएफआई आ चुकी है जो बहुत ही शानदार काम करती है। उसमें ओवरहेड कैम्स एंड सोलेनोइड वाल्व्स यूज होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कभी सर्च कीजिएगा कि ओवरहेड कैम्स क्या करते हैं या फिर सोलेनोइड वाल्व्स कैसे काम करते हैं इन केस ऑफ आईसी इंजन। और आईसी इंजन कभी भी मत ऐसा सोचिएगा कि आईसी इंजन अभी एब्सोल्यूट होने वाले हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भले ही आ जाए, मगर जो स्पेसिफिकली ज्यादा लोड की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए
कंज्यूमेबल फ्यूल्स से चलने वाली गाड़ियां चलेगी ही चलेगी। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली को आगे बढ़ाइए। अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट लगे तो प्लीज इम्प्रूवमेंट लिख के भेजिए ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।